इसके नीचे सतपुरा की पहाड़ी पर है, मैकाल पहाड़ी पर है, छोटा नागपुर की पहाड़ी पर है। तो भारत का रूढ़ प्रदेश किसे कहते हैं? छोटा नागपुर के पठार के रूढ़, क्योंकि जर्मनी में एक जगह है जहाँ खनिज संसाधन के दृष्टिकोण से वो काफी संपन्न है, इसलिए भारत का रूढ़ प्रदेश कहते हैं यह छोटा नागपुर के पठार को। और ये जो है मैकाल पहाड़ी है और इसकी सबसे ऊंची बिंदु जो है अमरकंटक है। और यहाँ से 3 नदी शुरू होती है, सोन नदी, महानदी और नर्मदा नदी। तो कहेंगे विंध्याचल और सतपुरा के बीच में कौन नदी बहती है? तो नर्मदा नदी बहती है। और इस सतपुरा के नीचे में ताप्ती नदी शुरू होती है, तो कहेंगे नर्मदा ताप्ती के बीच में कौन पहाड़ है? तो सतपुरा की पहाड़ है। और इसी सतपुरा की सबसे ऊंची बिंदु धूपगढ़ी है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है, याद रखना है। ये जो है त्रिभुजाकार आकृति में जो है इस पठारी का नाम है दक्कन का पठार। इसके पूर्वी भाग को विदर्भ कहते हैं, पूर्वी भाग को विदर्भ के रूप में जाना जाता है। इसको धारवाड़ पठार कहते हैं कर्नाटक में। और इसके दक्षिण में एक इधर जो पूर्वी भाग है, इसको दक्षिण पूर्वी भाग है, ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ कहते हैं, ब्रह्मगिरी। और इधर पश्चिमी वाला भाग को कहते हैं बाबा बुदन की पहाड़ी, बाबा बुदन की पहाड़ी। धारवाड़ जान लेना है, इस कर्नाटक में अवस्थित है। ये नीलगिरी की पहाड़ी है जिसका अधिकांश विस्तार तमिलनाडु में है, थोड़ा कर्नाटक में और केरल में है। नीलगिरी की सबसे ऊंची बिंदु धूपगढ़ी जो है डोडा बेटा है। डोडा बेटा जो है यह दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी है, और इसकी दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी है, और इसकी ऊंचाई जो है 2637 मीटर है, याद रखना होगा। दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी कहेगा तो क्या आंसर करेंगे? डोडा बेटा, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर। इसके नीचे जो है आनामलाई की पहाड़ी है, इसके नीचे जो है आनामलाई की पहाड़ी है, और आनामलाई की सबसे ऊंची बिंदु तमिलनाडु में ही अनयमुदी है। आनामलाई की सबसे ऊंची बिंदु कौन है? अनयमुदी। ये 2695 मीटर है। कितना मीटर है? 2695। तो सबसे ऊंची बिंदु कहेंगे दक्षिण भारत की है अनयमुदी, जो कि आनामलाई की सबसे ऊंची बिंदु है, और इसकी ऊंचाई 2695 मीटर। तो इतनी बात तक हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। आगे हम लोगों को बातों को जानना है, समझना है, सीखना है और आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले सतपुरा पहाड़ी मध्य प्रदेश राज्य में ही, तो क्लियर है, और दक्कन सब चीज देख लिए। अब इसमें यहाँ के बाद पहले हम लोगों को जान लेना है कुछ बातें। यहाँ पर जब ताप्ती नदी गिरती है सूरत शहर के बाद और गिर राष्ट्रीय उद्यान के बाद, गिर एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, इस नदी के किनारे है गिर राष्ट्रीय उद्यान, तो कहेंगे ताप्ती नदी के किनारे है। ताप्ती की लंबाई और झेलम नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है। दोनों की लंबाई कितनी है? 724। किसकी किसकी? झेलम नदी और ताप्ती नदी। तो जहाँ गिरती है वहां से लेकर के और यह कन्याकुमारी तक जो है, तट से थोड़ा दूर हटके ये पर्वत है पूरा, इसे कह देते हैं पश्चिमी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत। और इसको सम्मिलित रूप से सह्याद्री भी कहते हैं। क्या बोल देते हैं इसको? सह्याद्री। पश्चिमी घाट पर्वत को ही सह्याद्री के तौर पर जानते हैं। और इस सह्याद्री को, पश्चिमी घाट पर्वत को 2 भागों में बांट दिया गया है। 16 डिग्री की अक्षांश रेखा, पढ़ते हैं ना कि 8 डिग्री 4 मिनट की अक्षांश रेखा, इसको सबसे दक्षिण में और सबसे उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट। भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो इसी में 8 डिग्री है, तो इसे थोड़ा ऊपर बढ़ेंगे तो 16 डिग्री में ये जो अक्षांश रेखा जो गोवा से होकर गुजरती है, यह जो है 2 भागों में, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री 2 भागों में बांट देती है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। तो अब हम लोग को जानना है इसमें ऊंचा वाला जगह कौन है। तो उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची बिंदु कलसुबाई है। क्या नाम है इसका? जो महाराष्ट्र में पड़ रहा है। और दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची बिंदु कुद्रेमुख है, जो कि पड़ता है कर्नाटक में। और लेकिन इस सब में भी ऊंचा है कुद्रेमुख।
यानी कहेंगे सह्याद्री की सबसे ऊंची बिंदु कौन हो जाएगा? कुद्रेमुख। ये 1892 है, जबकि 1664 है। कलसुबाई 1664 मीटर है और कुद्रेबाई कितना है? 1892 मीटर। तो सबसे ज्यादा कौन हो गया? कुद्रेमुख ना। तो कहेंगे सह्याद्री की सबसे ऊंची बिंदु है कुद्रेमुख, जो कि कर्नाटक में पड़ते हैं, और उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची बिंदु है यह कलसुबाई, जो कि महाराष्ट्र पड़ते हैं, और इसकी ऊंचाई 1664 मीटर है, जबकि कुद्रेमुख की ऊंचाई 1892 मीटर है। और इसी में दूसरी सबसे ऊंची बिंदु उत्तरी सह्याद्री की पड़ते हैं, तो ये महाबालेश्वर है। इसका नाम क्या है बताइए तो? महाबालेश्वर। यानी उत्तरी सह्याद्री की दूसरी ऊंची बिंदु कौन है? उत्तरी सह्याद्री की महाबालेश्वर। और ये महाबालेश्वर जगह जो है, इससे 5 नदियां शुरू होती है, ठीक है ना? कितनी नदी शुरू होती है इससे? 5 नदी। चलिए यहाँ पर कंसंट्रेशन बनाइए सर सभी कोई। तो पहले तो ये महाबालेश्वर जो श्रेणी है, तो इसमें कईयन पर्वत होंगे इस रूप में, ठीक है ना? महाबालेश्वर श्रेणी में तो जो महाबालेश्वर जो है, इस महाबालेश्वर एक जो श्रृंखला है, तो पर्वतों की श्रृंखला पूरा है सह्याद्री। ऐसा कितना कितना पर्वत है ऊंचा नीचा। तो उसी में जो ई महाबालेश्वर है, इसके 3, अब इस ई महाबालेश्वर डायरेक्ट एकदम प्लेन थोड़ा ही ऐसे जाके ऐसे होगा, बात समझ रहे हैं ना? इसमें जा करके फिर कोई इसी में ऐसे निकल गया होगा, फिर इस तरीका से ऐसे आता होगा, ठीक है ना? इसमें भी उबड़ खाबड़ है। तो इसी में महाबालेश्वर इसको कहेंगे, जो महाबालेश्वर कहेंगे, इसके 3 जगहों से 3 चोटियां हम लोग को, 3 जो ऐसे ऐसे जो ऊपरी ऊपरी भाग है, उसमें 3 चोटी। सबसे ऊंची चोटी का नाम है विल्सन पॉइंट। क्या नाम है? विल्सन पॉइंट, सबसे ऊंची बिंदु। तो महाबालेश्वर दूसरी ऊंची श्रृंखला है कलसुबाई के बाद, ठीक है? और उस महाबालेश्वर की 3 ऊंची बिंदु याद रखना है, विल्सन, ऑर्थर सीट और नीडल हॉल। क्या क्या याद रखना है? विल्सन पहला हो गया, दूसरा याद रखना है ऑर्थर सीट पॉइंट, और तीसरा याद रखना है नीडल होल पॉइंट, नीडल होल पॉइंट। और इसी नीडल होल पॉइंट को एलिफेंटा पॉइंट भी कहते हैं। तो याद रखना, एलिफेंटा पॉइंट कहाँ पड़ते हैं? महाराष्ट्र में। महाबालेश्वर की तीसरी ऊंची बिंदु, महाबालेश्वर की तीसरी ऊंची बिंदु नीडल होल को एलिफेंटा पॉइंट कहते हैं। तो सब कोई ध्यान दीजिए, गौर से बातों को समझिए, जानिए। हम लोग कहें कि सह्याद्री जो कि ताप्ती नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, इसको सह्याद्री के तौर पर जानते हैं। पश्चिमी घाट पर्वत कहते हैं। 16 डिग्री की अक्षांश रेखा 2 भागों में बांटती है, उत्तरी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची बिंदु कलसुबाई है, दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची बिंदु कुद्रेमुख है। कलसुबाई की ऊंचाई 1664 है, कुद्रेमुख की ऊंचाई 1892 है, और महाबालेश्वर दूसरी उत्तरी सह्याद्री की ऊंची बिंदु है। और यह जो है, इसे 3 ऊंची ऊंची पॉइंट है इसमें, जिसमें एक है विल्सन पॉइंट, दूसरा है ऑर्थर सीट पॉइंट, तीसरा है नीडल होल पॉइंट। नीडल होल पॉइंट को एलिफेंटा पॉइंट कहते हैं। इतने ना पढ़े हैं? और इसी महाबालेश्वर से 5 नदियां शुरू होती है अलग अलग जगहों से, जैसे कोई यहाँ से, कोई यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ठीक है ना? 5 नदियां शुरू होती है, जिसमें 5 नदी का नाम याद रखना है। गायत्री नदी, जो सब महाराष्ट्र से कहेंगे। सावित्री नदी, गायत्री, सावित्री, एना, कोयना, कोयना नदी, गायत्री, सावित्री, एना, कोयना, और सबसे बड़ी कृष्णा नदी। में सबसे बड़ी कौन है? कृष्णा नदी। तो ध्यान दीजिए, गायत्री, सावित्री, एना, कोयना और कृष्णा नदी कहाँ से शुरू होती है? महाबालेश्वर से। कहाँ से शुरू होती है? महाबालेश्वर से शुरू होती है। कृष्णा, गायत्री, सावित्री, एना, कोयना, इतनी नदियां शुरू होती है। कृष्णा, गायत्री, सावित्री, एना और कोयना नदी। और ये सब कहाँ से शुरू होती है बताइए? महाबालेश्वर से। तो इतनी बातें हम लोग को याद रखना। इसकी लंबाई है 1600 किलोमीटर और ऊंचाई 1500 मीटर है एवरेज। माने यहाँ से यहाँ तक पूरी लंबाई कहेंगे तो कितना? 1600 किलोमीटर, और ऊंचाई कहेंगे तो 1.5 किलोमीटर, माने 1500 मीटर। 1.5 किलोमीटर यानी 1500 मीटर ऊंचाई। अगर इसकी लंबाई की बात करेंगे तो 1600 किलोमीटर है, लंबाई की बात की। तो इतनी सारी बातें हम लोग जाने। अब जानना है कुछ दर्रे के बारे में। इससे दर्रा क्या है? जब पर्वत है तो पर्वत में रास्ता होगा, और पर्वतीय रास्ता को दर्रा कहते हैं।
पर्वतीय रास्ता को क्या कहते हैं? दर्रा। तो मुंबई से लेकर के ये नासिक होते हुए, नागपुर होते हुए कलकत्ता तक जो पर्वतीय रास्ता थोड़ा मोड़ा कट छट के जो जा रही है, ठीक है ना, इसको कह देते हैं थाल घाट दर्रा। कौन दर्रा कहते हैं? थाल घाट। मुंबई से लेकर के और पुणे से लेकर के बेलगांव कर्नाटक में, जहाँ गांधी जी 1924 में पहली अध्यक्षता किए थे, के गो अध्यक्षता किए कांग्रेस की, बेलगांव में से होके और चेन्नई तक, या जो चेन्नई तक जो पर्वतीय रास्ता है, इसको कहते भोर घाट दर्रा। कौन दर्रा कहते इस रास्ता को? पर्वतीय रास्ता को। और यहीं पर कालीकट केरल से लेकर के त्रिचूर होते हुए, कोयम्बटूर होते हुए इंडोर रेल मार्ग तक जो आती है, कालीकट त्रिचूर कोयम्बटूर इंडोर, कालीकट त्रिचूर कोयम्बटूर इंडोर रेल मार्ग होते हुए जो रास्ता आती है, इसको हम लोग कहते हैं पाल घाट दर्रा। और तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी से लेके तमिलनाडु में एगो शहर है मदुरई, मदुरई शहर, मंदिर बहुत सारे हैं इसलिए मंदिरों का शहर कहते हैं। किसको मंदिरों का शहर कहते हैं? मदुरई को। किसको कहते हैं? मदुरई को। मंदिरों का शहर किसे कहते हैं? मदुरई को। तो ये जो है इसको कहते हैं सेनकोट्टा दर्रा, सेनकोट्टा दर्रा। तो 4 दर्रा आप बोल सकते हैं। मुंबई से लेकर के नासिक, नासिक, नागपुर और कलकत्ता होते हुए दर्रा जो जाती है उसका नाम क्या है? थालघाट दर्रा। मुंबई से लेकर के, पुणे से लेके, बेलगांव से लेके चेन्नई तक आती है, उस दर्रा का नाम क्या है? भोरघाट दर्रा। और कालीकट से लेकर के, त्रिचूर से लेके, कोयम्बटूर से लेके इंडोर रेल मार्ग तक आती है, उसका नाम क्या है? उसको पालघाट दर्रा। क्या जी, सब किन्हीं को याद हो रहा है कि नहीं? बातें सुनना है, समझना है, बातों को बोलेंगे फिर याद हो जाएगा। ऐसा नहीं कि बैठे रहना है, सब किन्हीं को बोलना है, बातों को बोलेंगे नहीं तो फिर याद कैसे होगा? ठीक है, तो देखिए ये जो है कालीकट से लेकर के, त्रिचूर से लेके, कोयम्बटूर से लेकर के इंडोर जगह तक जो आती है, इसको हम लोग कह देते हैं पाल घाट दर्रा। और ये हो गया भोर घाट और ये हो गया थाल घाट। और सबसे तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी से लेके मदुरई शहर, सबसे दक्षिण में शहर है भारत के मदुरई। तो मदुरई शहर तक आने वाली जो पर्वतीय रास्ता है उसको क्या बोलते हैं? सेनकोट्टा दर्रा। कौन दर्रा कहते हैं? तो इसी में इस सब की एवरेज ऊंचाई कितना पर ही रास्ता है, समुद्र के लेवल से कितना ऊंचाई रास्ता है पर्वत पर? तो जो है थाल घाट है 580 मीटर ऊंचाई की एवरेज ऊंचाई है। कितना है इसकी? 580। 580 किसकी है? थाल घाट की। और 630, 305 और 280। 630 याद रखेंगे भोर घाट, यानी थाल घाट से एवरेज ऊंचाई भोर घाट की। और भोर घाट के बाद ये पाल घाट है, तो 300 कितना है इसका? 5। और 280 किसका है? 280 एवरेज, ठीक है ना। एवरेज ऊंचाई कहेंगे तो थाल घाट दर्रा की कितनी है बताइए? तो 560, 580। और भोर घाट की कितना? 630। और 305 किसकी? पाल घाट की। और सेनकोट्टा की कितनी? 200, 280, 305 और 630 और 580। 580 किसकी है बताइए? थाल घाट की। 580 किसकी है? थाल घाट की। और बताइए भोर घाट की कितनी? 630 मीटर। और पाल घाट की कितनी? 305 मीटर। सेनकोट्टा दर्रा की कितनी? 280 मीटर। सेनकोट्टा दर्रा की। फिर है नीलगिरी, हम लोग पढ़ चुके हैं। नीलगिरी कहाँ पर है? तमिलनाडु में अधिकांश विस्तार पढ़े ना। नीलगिरी का जो विस्तार है तमिलनाडु से लेके अधिकांश, थोड़ा मोरा कर्नाटक में, थोड़ा केरल में। और नीलगिरी की सबसे ऊंची बिंदु पर है डोडा बेटा, जिसकी ऊंचाई कितनी? 2637 मीटर। डोडा बेटा की ऊंचाई बोलिए तो कितनी? 2637 मीटर। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है दक्षिण भारत की, क्योंकि एक में नई मुदी है। और इसी नीलगिरी पहाड़ में उट्टकमंड नाम की एक पहाड़ी है। उट्टकमंड पर्यटक स्थल है, घूमने जाता है लोग उट्टकमंड में। तो नीलगिरी पहाड़ी में कहेंगे बताइए तो कौन सा एक पर्यटक स्थल है? उट्टकमंड। क्या बोलेंगे बोलिए तो? उट्टकमंड। तमिलनाडु राज्य की नीलगिरी दक्षिण भाग में पालघाट और दक्षिणी पालघाट से अलग हो रहा है। पश्चिमी और पूर्वी घाट पालघाट के, अर्थात पूर्वी घाट में पश्चिमी घाट को मिलन स्थल है और इसके चारों कारणों में पहाड़ी है का विस्तार माना जाता है। देखिए ये कह रहा है ना कि नीचे जो हम लोग पढ़ रहे हैं पालघाट, जो कि कोयम्बटूर से लेकर, जो कि कालीकट से लेकर के त्रिचूर से लेके, कोयम्बटूर से लेके इंडोर रेल मार्ग, तो ये जो है इधर वाला पश्चिमी घाट और इधर वाला पूर्वी घाट दोनों मिल जाता है एक साथ ही पर्वत। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, पूर्वी और पश्चिमी घाट दोनों मिल जाते, जोड़ने
मिलने वाली दर्रा का नाम क्या है? पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से जो जोड़ेगा उस दर्रा का नाम क्या है? पाल घाट की दर्रा, जो कि कोयम्बटूर से लेकर के त्रिचूर से लेकर, जो कि कालीकट से लेके त्रिचूर से लेके कोयम्बटूर होते हुए इंडोर रेल मार्ग तक चल जाती है और पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट से जोड़ती है। और इसके पार फैला कार्डोम पहाड़ी है जो पश्चिमी घाट का, और इससे थोड़ा सा हट करके केरल में केवल कार्डमम पहाड़ी है, एकदम इसके पार पालघाट दर्रा के पार में इस साइड पश्चिम की तरफ। इसका नाम है कार्डमम। कार्डमम को हिंदी में इलायची कहते हैं। इलायची जानते ना है? इलायची, नाम में इलायची बोला जाता है लेकिन इलायची, इलायची जो है ध्यान दीजिए को इंग्लिश में कार्डमम कहते हैं। तो इलायची सबसे ज़्यादा यहाँ उत्पादित होता है, इसीलिए इसको इलायची पहाड़ कहते हैं और इसी को इंग्लिश में कार्डमम भी कहते हैं। कार्डमम का मतलब हुआ इलायची। तो कार्डमम पहाड़ी कहेंगे कहाँ पर है? केरल में है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची बिंदु पढ़िए लिए आना, जैसे ही हो गया नीलगिरी, और इधर हो गया कार्डमम, और इधर हो गया आनामलाई की पहाड़ी। इस साइड में आनामलाई की पहाड़ी पूरा तमिलनाडु में पड़ता है। आनामलाई की सबसे ऊंची बिंदु माने नीलगिरी के नीचे में कहेंगे ये सब, कार्डमम चाहे आनामलाई, ठीक है ना। तो आनामलाई जो है कि सबसे ऊंची बिंदु है अनईमुदी। आनामलाई पहाड़ी है। आनामलाई में हमारा दोस्त सब गया था इंजीनियरिंग करने, 3-4 को दोस्त, अगर अच्छा से करता पढ़ता लिखता तो सेट हो जाता, ठीक है ना। उसमें थोड़ा ये प्राइवेट कॉलेज है, 10-15 लाख रुपया लगता है इंजीनियरिंग करने में, ठीक है ना। और उसमें जो है अगर अच्छा से सिंपल बात है, अगर पढ़ने वाला रहता तो IIT निकाल लेता, NIT निकाल लेता, बिहार इंजीनियरिंग निकाल लेता। तो कम इस समय पैसा नहीं लगता बिहार इंजीनियरिंग में, लेकिन ये सब कुछ नहीं निकला तो सोचता है कि इंजीनियर तो बनना, ठीक है ना। इंजीनियर बनना है, खेत बेच के बनना है, पढ़ो नहीं करेंगे, जाएंगे वहाँ मस्ती करेंगे, ठीक है। तीनों के तीनों इंजीनियर अनसक्सेस है, ठीक है ना। तीनों के तीनों को जो है 10,000 का महीना मिलना, ठीक है ना। काम में ना दिमाग रहेगा तो मतलब जो है एकदम इधर उधर हो जाएगा तो कैसे, तो जो काम धाम कैसे तरीके करता है सब। तो ध्यान दीजिए कॉलेज को हम जानते हैं अनामलाई कॉलेज है, ठीक है ना। अनामलाई में है, कितना दूर, 2 दिन लगेगा जाने आने में, 48 घंटा, ठीक है ना। पटना से जाइएगा तो दिन रात फिर दिन रात, ठीक है। तो अनामलाई की पहाड़ी बताइए कहाँ है? तमिलनाडु में। और अनामलाई की सबसे ऊंची बिंदु कौन है बताइए? अनईमुदी है। अनईमुदी जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची बिंदु है। और कितनी ऊंचाई है? 2695 मीटर। तो यही बातें हैं। अनईमुदी 3 पहाड़ी का केंद्र बिंदु है। अनईमुदी जो है ये 3 पहाड़ी का केंद्र बिंदु है। इधर से आ जाती है नीलगिरी, जो अनईमुदी जो पहाड़ी है 3 ओर से घिरा है, ऊपर में नीलगिरी, इधर में कार्डमम, ठीक है। 3 पहाड़ी से घिरा है। दक्षिण में इलायची पहाड़ यानी कार्डमम पहाड़, और उत्तर में अनामलाई की पहाड़ी, और उत्तर पूर्व में पालनी की पहाड़ी। माने यही बीच में ही अनामलाई की पहाड़ी है और इधर है पालनी की पहाड़ी, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए ये नीलगिरी कार्डमम और पालनी से घिरा हुआ अनामलाई की पहाड़ी है, और इसी अनामलाई की सबसे ऊंची बिंदु अनईमुदी। 4 गो पहाड़ी तो आपको याद हो जाना चाहिए। नीलगिरी, अनामलाई के ऊपर में नीलगिरी, और पश्चिम में अनामलाई, पश्चिम दक्षिण पश्चिम में कार्डमम, और उत्तर पूर्व में पालनी पहाड़। कौन पहाड़? पालनी। पालनी, नीलगिरी, अनामलाई से घिरा हुआ कौन है बताइए? तो अनामलाई की पहाड़ी। पालनी, नीलगिरी और कार्डमम से घिरा हुआ, पालनी, नीलगिरी, कार्डमम से घिरा हुआ कौन बीच में है? अनामलाई। अनामलाई की सबसे ऊंची बिंदु बोलिए कौन? अनईमुदी। अनामलाई की सबसे ऊंची बिंदु कितना ऊंचा? 2695 मीटर ऊंचा। तो पहली ऊंची बिंदु। दूसरी ऊंची बिंदु कौन है? डोडा बेटा। चलिए अब ध्यान दीजिए, इसी में है प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडाई कनाल। पालनी पहाड़ में है प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडाई कनाल, और सेवराई की पहाड़ी तमिलनाडु राज्य के सलेम में अवस्थित है। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए एक कोडाई कनाल जाना, 4 गो तो जान गए। तो इसी पालनी पहाड़ में एगो पर्यटन स्थल है, खूब लोग घूमने जाता है, ठीक है ना। ये पालनी पहाड़ी में कोडाई कनाल, क्या बोलेंगे बोलिए तो? कोडाई कनाल कहाँ पड़ता है बताइए? पालनी पहाड़ी में। और ये पालनी पहाड़ी के थोड़ा सा नीचे सबसे एक पहाड़ी का नाम है सेवराई की पहाड़ी। एक जिला है वहां पर, सेलम जिला, जहाँ पर लौह इस्पात इंडस्ट्री बहुत बड़ा स्थापित है। उसका नाम क्या है जिला का? सलेम।
और सलेम जिला में एगो पहाड़ है जेका नाम है सेवराय पहाड़ी। क्या नाम है उसका? सेवराय पहाड़ी। तो देखिए दक्षिण भारत बहुत बड़का टफ बात ना है, एकदम आसान आसान बात है। सह्याद्री है, सह्याद्री कहते हैं जहाँ से ताप्ती नदी गिरती है वहां से लेके कन्याकुमारी तक के तट को 16 डिग्री के अक्षांश रेखा दो भागों में बांट देती है। उत्तरी सह्याद्री दक्षिणी सह्याद्री कहते हैं, 16 डिग्री गोवा से होकर गुजरती है। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची बिंदु कलसुबाई है और दक्षिणी सह्याद्री की कुद्रेमुख, कलसुबाई महाराष्ट्र में, कुद्रेमुख कर्नाटक में। कलसुबाई की ऊंचाई 1664 मीटर और कुद्रेमुख की 1892 मीटर। और दूसरी ऊंची बिंदु महाबालेश्वर है उत्तरी सह्याद्री की। और महाबालेश्वर, महाबालेश्वर की 3 ऊंची बिंदु याद रख लेना है, जो कि विल्सन पॉइंट और दूसरा ऑथर सीट पॉइंट, तीसरा नीडल होल पॉइंट। और यहाँ से 5 नदियाँ निकलती है, गायत्री, सावित्री, एना, कोयना, गाय और कृष्णा। कृष्णा इसमें सबसे बड़ी नदी है जो आकर के इधर गिरती है। दक्षिण भारत की दूसरी बड़ी नदी कहेंगे तो कृष्णा नदी। 1 नंबर गोदावरी, दूसरे नंबर में कौन? कृष्णा। 1 नंबर में गोदावरी, दूसरा नंबर में कौन? कृष्णा। यानी कि 1465 के आसपास पड़ेंगे गोदावरी और 1401 के आसपास पड़ेंगे कृष्णा। ठीक है ना? तो 1400 किलोमीटर मतलब लंबी नदी है, दो नदी टॉप नदी। दक्षिण भारत की नदी कौन कौन नदी? गोदावरी नदी, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी शुरू होती है, बस इसके बारे में कहानी खत्म। ठीक है, तब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 1600 मीटर के है, एवरेज ऊंचाई इसकी 1500, 1600 किलोमीटर के है, एवरेज ऊंचाई 1500 मीटर है। ये खत्म हो जाएगा तो इधर से तो एकदम इधर दरा देना है, दक्कन के पठार है, इधर विदर्भ कहते हैं, धारवाड़ है, इधर से ब्रह्मगिरी है, इधर से बाबा बुदन पढ़े हैं ना। इधर से नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी की ऊंची बिंदु डोडा बेटा है 2637 मीटर। याद है ना अभी डोडा बेटा की ऊंचाई? तो कई बार बोल दिए हैं, इसीलिए जल्दी बोल रहे हैं कि आप लोग को रिवीजन हो जाए। 2637 मीटर। और यह जो है नीलगिरी में ही उटकमंड है। और इसके नीचे जैसे आते हैं तो कार्डमम पहाड़ी मिलता है, यानामालाई मिलता है, पालनी पहाड़ी मिलता है, नीचे सेवराई पहाड़ी मिलता है। ठीक है ना? 3 ओर से घिरा हुआ पालनी पहाड़ी, कार्डमम और नीलगिरी से अनामलाई है। अनामलाई की सबसे ऊंची बिंदु अनयमुदी है। अनयमुदी की ऊंचाई 2695 मीटर है। कितना मीटर है? 2695। अब पालनी में कोडाई कनाल नाम का एगो पर्यटक स्थल है, पालनी में, नीलगिरी में उटकमंड है। ठीक है, और इसके नीचे जो है सेलम एगो जिला है तमिलनाडु का, सलेम। और सलेम जिला में एगो पहाड़ है जिसका नाम है सेवराय पहाड़। इतने ना पढ़े अभी, फिर अब आगे के बाद जानना है। चलिए ध्यान दीजिए। तो और दर्रा पढ़े थे, दर्रा याद है ना, मुंबई से लेकर नासिक, नागपुर होते हुए कलकत्ता, थाल, थाली सबसे ऊपर में रहता है, थाली। ठीक है ना? तो थाली कोई भी लेके जाएगा तो क्या होगा? ऊपर में लेके जाएगा, सबसे ऊपर में कौन हो गया? थाली। और साँझे भी आने भोरे, ठीक है ना, बीचों बीच जाएगा कोई। ठीक है ना? तो भोर घाट कहेंगे मुंबई से लेकर के, पुणे से लेके, बेलगांव से लेके चेन्नई तक। ये कौन हो गया? भोर। और ये हो गया पाल, पाल माने कि सबसे नीचे में, यानी कि तब ना पाल से नाव खेवेगा। ठीक है, तो ये जो है कोयम्बटूर, कालीकट से लेके, त्रिचूर से लेके, कोयम्बटूर से लेके और इंडोर रेल मार्ग तक जो आती है, इसका नाम है पाल घाट। एगो छोटा सा दारा है जिसका नाम क्या है? सेनकोट्टा दारा। एकदम कोना में सेनकोटा दारा याद रख लेना है, जो कि तिरुवनंतपुरम से केरल तक। ऊंचाई पढ़ लिए थे इसका 580, और दूसरा ये भोरघाट के 630, 305 इसको पढ़े पालघाट दारा, और सेनकोट्टा दारा के 280। और कुछ पढ़े क्या एक्स्ट्रा? नहीं ना, इसी को बस घरे बार बार देखे ही रहना है, याद हो ही जाएगा। होगा कि नहीं याद? सबको इसमें टेस्ट देते हैं सुबह 7 से 8 में। चलिए कोई बात नहीं, जब पढ़ लीजिएगा तब जो उसको भी आप देंगे ना, जितने देंगे टेस्ट वगैरह, तो पढ़ पढ़ के आएंगे उतना। ठीक है, या टेस्ट होगा, डिस्कशन होगा, वो भी करना है। लेकिन कुछ पढ़ लीजिए ये सब, ताकि पढ़े में मज़ा आए और घर पर पढ़ें। ठीक है ना? और एक वर्क कर लेते हैं, सब समय है ये है, तो घर पर जो होमवर्क मिलेगा उसको कोई पढ़ पढ़ के आ करके यहाँ टेस्ट देना है सुबह 7 से 8 में, अगर पर्याप्त समय है। 3-4 घंटा 5 घंटा घरे पढ़ेंगे जो होमवर्क मिलेगा, यहाँ के टेस्ट भी देंगे सुबह 7 से 8। 8 से 9 में एकदम धूम धड़ाका करेंट अफेयर चल रहा है। करेंट अफेयर पढ़ रहे हैं सभी कोई? बहुत अच्छा से सर मेहनत करके अलग अलग तरीका से बता बता के फिर टेस्ट लेके फिर पूरा कंप्लीट करेंगे। 1 साल का 40 दिन में पूरा करेंट अफेयर के मालिक बन जाइएगा। समझ रहे हैं ना? माने बन जाएगा क्वेश्चन, एवरेज क्वेश्चन 10 गो में 4 गो 5 गो। करेंट अफेयर में 10 में 10 किसी से बनता नहीं है, लेकिन 1.5 महीना पढ़ लीजिएगा तो 10 गो में जो है 5-6 गो क्वेश्चन बना ली, 60% तैयारी हो जाए। चलिए ध्यान दीजिए सभी कोई। तो अगर हम लोग कहें कि अब है तटीय भाग का नाम, आगे पढ़ते हैं। जैसे ही ताप्ती नदी गिरती है ना, पठार पहाड़ खत्म हो गया।
अब तट, समुद्र के तट के बारे में जाने के, एकदम अंतिम तटीय भाग जो कि एकदम समुद्र से सट जाएगा, अब उसके बारे में जानना। तो तटीय भाग को ताप्ती नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक के तटीय भाग को 3 भागों में बांट देते हैं। पश्चिमी तट को एक ताप्ती नदी से लेके आई गोवा तक के तट को, गोवा में मरमू गोवा एक बंदरगाह है, यहाँ तक के तट को केनेरा तट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बोलिए तो? केनेरा तट। कहाँ से कहाँ तक के तट को? ताप्ती नदी गुजरात सूरत शहर से लेके और गोवा तक को, और गोवा से लेकर के आई मंगलुरु कर्नाटक में एगो बंदरगाह है, इसके तट को कह देते हैं, इसको तट को कह देते हैं, इसको, अच्छा नहीं, इसको कहते हैं, एक मिनट, इसको कहते हैं कोंकण तट। क्या बोल देते हैं? कोंकण। इसको बोलते हैं केनरा। इसको सुधार लेना है। ताप्ती नदी से सूरत से लेकर गोवा तक के तट को क्या बोल देते हैं? कोंकण। और गोवा से लेके मंगलुरु एगो बंदरगाह है। कौन बंदरगाह है? मंगलुरु। इसके तट को क्या बोलते हैं? केनरा तट। और मंगलुरु से लेके कन्याकुमारी तक के तट को मालाबार। मालाबार तो नहीं बोल सकते, 3 गो तट, कोंकण तट, केनरा तट, मालाबार तट। कोंकण केनरा मालाबार, कोंकण केनरा मालाबार। कोंकण कहाँ तक? ताप्ती से लेके गोवा तक, गोवा से लेके मंगलुरु तक केनरा, मंगलुरु से कन्याकुमारी तक मालाबार तट। और इसमें कुछ बंदरगाह, अब इतना तटीय भाग है तो कुछ बंदरगाह भी नाम याद कर लेना है। जैसे ऊपर में वो कांडला बंदरगाह है जो पड़ेगा गुजरात में। कौन बंदरगाह? बोलिए तो कांडला, और पश्चिमी तट में। एक मुंबई बंदरगाह तो आप जानते हैं, मुंबई एगो बंदरगाह है, समुद्र के तट के किनारे है। और एक जो है नहावा सोवा बंदरगाह, नहावा सोवा। तो नहावा सोवा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। और मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कांडला कहाँ है? गुजरात में है। 3 गो, 6 गो बंदरगाह, बड़े बंदरगाह जिसकी देख रेख केंद्र सरकार करती है। तो कौन कौन? कांडला बंदरगाह, कांडला और मुंबई, और ये हो गया कांडला मुंबई, और ये हो गया नहावा सोवा, और ये गोवा। गोवा को मारमू गोवा कहते हैं। गोवा के बंदरगाह का नाम क्या? मारमू गोवा। गोवा के बंदरगाह का नाम क्या? मारमू गोवा है। गोवा के बंदरगाह का नाम मारमू गोवा है। और इसके बाद कर्नाटक के बंदरगाह का नाम मंगलुरु। नहीं पढ़े थे? मारमू गोवा से मंगलुरु तक को केनरा तट कहते हैं। मारमू गोवा से मंगलुरु को क्या बोलते हैं? केनरा तट। तो मंगलुरु कर्नाटक में, बंगलुरु नहीं, मंगलुरु। बंगलुरु बंदरगाह नहीं है, वो राजधानी है, और इधर है बंगलुरु। ठीक है, बंदरगाह माने समुद्र तट के किनारे, ठीक है, जहाँ जहाज का स्टॉपेज हो, तो ये कह देंगे मंगलुरु। और ये कोच्चि, केरल में एगो बंदरगाह कौन है? कोच्चि। ठीक है, तो ये 6 गो बंदरगाह आपको याद करना होता है। ये बड़े बंदरगाह जिसकी देखरेख केंद्र सरकार करती है, बाकी 200 छोटे छोटे बंदरगाह है जिसकी देखरेख केंद्र और राज्य दोनों मिल के करती है। यानी छोटे बंदरगाहों का निगरानी समवर्ती सूची में है, जबकि बड़े बंदरगाह 12 गो की निगरानी संघ सूची का विषय है। तो ये 12 बंदरगाह में 6 गो बंदरगाह एन है या 6 गो बंदरगाह एन है? तो एने वाला बोले के है पहले। बताइए, गुजरात के बंदरगाह का नाम क्या हो गया? कांडला। या एक हो गया महाराष्ट्र में कौन? मुंबई बंदरगाह। एक हो गया नहावा सोवा। और मरमू गोवा कहाँ हो गया? गोवा में। और मंगलुरु कर्नाटक में। और कोच्चि केरल में। हो गया। अब ध्यान दीजिए, सालसेट द्वीप माने मुंबई शहर जो है कौन टापू पर बसा है? तो सालसेट द्वीप पर बसा है। कौन शहर? मुंबई शहर। चलिए ध्यान दीजिए, सभी कोई बातों को बोलिए कि मुंबई शहर किस द्वीप पर बसा है? तो कह देंगे क्या? सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप पर बसा हुआ शहर कौन है? मुंबई। सालसेट द्वीप पर बसा हुआ शहर कौन है? मुंबई। चलिए सब कोई इसको जो है तट का नाम, अच्छा तट का नाम, इसको यहाँ से यहाँ देखिए तो यदि दर्रा से लेके, दर्रे से गुजरने वाले प्रमुख रेल मार्ग, दर्रा, जल्दी से उसकी लंबाई उम्बाई देख लीजिए जल्दी, कहाँ से कहाँ भी पूछते हैं सबके नीचे। दर्रा खाली 4 गो दर्रा बोले ना थे, चारों दर्रा के माइंड में रखिए। तो कहाँ कहाँ कौन दर्रा बोले थे? मुंबई से लेके पुणे होते हुए सब माइंड में सेट करिए जल्दी।
सब कुछ ठीक है, याद हो गया? बोलिए तो। मुंबई से लेकर के नासिक होते हुए, नागपुर होते हुए कलकत्ता तक जाती है, उस दर्रा का नाम क्या है? उसका नाम क्या हो गया? फालघाट दर्रा। और मुंबई से लेकर के, पुणे से लेकर, बेलगांव से लेकर चेन्नई तक आती है, इसका नाम क्या? भोरघाट। कालीकट से लेकर त्रिचूर, कोयम्बटूर, इंदौर तक आने वाली कौन? पालघाट। और तिरुवनंतपुरम से मदुरई तक आने वाली दर्रा का नाम क्या हो गया? चिनकोट्टा दर्रा। चिनकोट्टा दर्रा। अब जानना है हम लोगों को कि मालाबार जो तट है नीचे, इसमें छोटे समुद्री जल स्थलीय भागों में अंदर तक चले आते हैं और कईयन किलोमीटर तक छिछला छिछला पानी रहता है, जिसे पलाया कहते हैं। 2 मीटर ज़्यादा से ज़्यादा गहराई होगा, उसमें नाव वगैरह चलते हैं, नौकायान प्रतियोगिता होता है। तो उसी में ध्यान दीजिएगा कि एक कयाल का नाम है, उसे अच्छा छिछले छिछले पानी को कयाल कहते हैं, ठीक है ना, पलेया कहते हैं। और थोड़ा गहराई रहता है 2 मीटर 1 मीटर का, तो उसे कयाल कहते हैं। तो इसी में एक कयाल का नाम है पुनामदा कयाल। उस कयाल का नाम क्या है बताइए? तो पुनामदा। यहाँ पर हर साल नेहरू ट्रॉफी वलाम काली प्रतियोगिता होता है, नौका दौड़ प्रतियोगिता। उसका नाम दिया गया नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ प्रतियोगिता। और नौका दौड़ को वहाँ पर के भाषा में, मलयालम में वलाम काली कहते हैं। वलाम काली नौका दौड़ को क्या बोलते हैं वो लोग? वलाम काली। तो नेहरू ट्रॉफी वलाम काली प्रतियोगिता होते हैं। नेहरू ट्रॉफी को नेहरू ट्रॉफी वो लोग कहेगा, नौका दौड़ को कहेगा वलाम काली। नेहरू ट्रॉफी वलाम काली प्रतियोगिता होते हैं। बताइए केरल के कौन सा कयाल में? पुनामदा कयाल। बहुत सारे कयाल का अलग अलग नाम है, तो इसका नाम है पुनामदा कयाल, जो कि मालाबार तट में पड़ेंगे। तो इस तरीका से हम लोग इसको कंप्लीट कर लिए। अब आते हैं पूर्वी घाट। देखिए पूर्वी घाट में सबसे पहले हम लोग जैसे पर्वत पढ़े थे, उसी पर्वत पढ़ेंगे। यहाँ पर से पढ़े थे कि अमरकंटक श्रृंखला से महानदी शुरू होती है। तो महानदी से नीचे से ले करके और यह वैगाई नदी एगो बहती है, ठीक है। नीचे में जो है वैगाई नदी, कौन नदी है? इसी के किनारे मदुरई शहर पड़े थे, याद है ना सब किन्हीं को? अभी मदुरई कोयम्बटूर से, तिरुवनंतपुरम से मदुरई को जोड़ने वाला चिनकोट्टा दर्रा, याद है ना? तो ये पूरा वैगाई नदी तक, इसके ये पार ऊपर तक जो है, वैगाई नदी के किनारे है मदुरई शहर। तो यहाँ तक जो है पर्वतीय रास्ता है, जिसको हम लोग कहते हैं पूर्वी घाट पर्वत। क्या बोलते हैं इसको? पूर्वी घाट पर्वत। बताइए कहाँ से कहाँ तक? महानदी से लेके उड़ीसा में, और वैगाई नदी के तटीय पर्वतीय भाग को पूर्वी तट कहते हैं। और इसको हम लोग जो है 3-4 भाग में बांट करके पढ़ेंगे। ये 1131 किलोमीटर है। जैसे इधर वाला हम लोग पढ़े थे 1600 किलोमीटर, तो इधर वाला कितना है? 1131 किलोमीटर। और इसकी उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, कर्नाटक और तमिलनाडु हो गया। उड़ीसा हो गया, इधर से उड़ीसा हो गया, और आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ नहीं, तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु। कई राज्य में फैलल है? 5 राज्य, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु। और इसमें हम लोग जानते हैं कि इस 1600-1500 मीटर ना एवरेज ऊंचाई पढ़े थे सह्याद्री की, लेकिन इसकी ऊंचाई थोड़ा कम है। माने इधर ऊंचाई ज़्यादा है और इधर ऊंचाई थोड़ा कम है। और इसकी अब ये तो जाने कई राज्य में है, और इसको हम लोग 5 पहाड़ी में बांट देते हैं। जैसे नला मलाई, पालकोंडा, वेलीकोंडा आंध्र प्रदेश में, पहले वो महेंद्र गिरी उड़ीसा में है। ये वाला पूरे पहाड़ का नाम क्या है? महेंद्र गिरी। तमिलनाडु में आ जाएंगे तो नल्ला मलाई, पालीकोंडा, पालकोंडा और बेलीकोंडा, नल्ला मलाई और पालीकोंडा, पालकोंडा और वेला, पालीकोंडा, पालकोंडा, बेलीकोंडा, पालकोंडा, बेलीकोंडा। चलिए 3 नाम बोला है, नल्ला मलाई, पालकोंडा, वेलीकोंडा। नल्ला मलाई, पालकोंडा, वेलीकोंडा, नल्ला मलाई, पालकोंडा, वेलीकोंडा, नल्ला मलाई, पालकोंडा, वेलीकोंडा। याद होगा कैसे नहीं? बोलिए तो कौन कौन सी है? नल्ला मलाई, पालकोंडा, वेलीकोंडा। नल्ला मलाई, पालकोंडा, वेलीकोंडा कहाँ? आंध्र प्रदेश। और महेंद्र गिरी कहाँ? उड़ीसा में। महेंद्र गिरी कहाँ? बोलिए उड़ीसा में।
नलामलाई पालकोंडा वेलिकोंडा कहाँ? आंध्र प्रदेश में। नलामलाई पालकोंडा वेलिकोंडा कहाँ? आंध्र प्रदेश में। और पचमलाई कहाँ? तमिलनाडु में। पचमलाई कहाँ? तमिलनाडु में। पचमलाई बोलिए तो, पचमलाई कहाँ? तमिलनाडु में। तो और सेवराय पहाड़ी सबसे नीचे में, सलेम जिला में नहीं पढ़े थे? सेवराय पहाड़ी जो कि जाके पश्चिमी तट से जाके मिल जाएगा। तो 5 इसमें जो है 1 3 4 जो 6 पहाड़ी का नाम याद रख। 6 पहाड़ी का नाम पूर्वी तट के, क्या पूर्वी पर्वत के, पूर्वी घाट पर्वत के, महेंद्रगिरी, नल्लामलाई, पालकोंडा, वेलिकोंडा, पचमला और सेवराय पहाड़ी। अब ध्यान दीजिए, यह बना कब? तो ये जो है महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के अपर्दित है, पूर्वी घाट के सतत रूप नहीं है। माने नदी उदी बह के बीच बीच में जो है कि काट छांट दिया है पर्वत के, ठीक है ना, बहते प्रदन होते 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 प्लेन कर दी। इसीलिए लगातार नहीं है, बीच में मैदानी क्षेत्र आ जाता है, फिर पहाड़ आता है, फिर मैदान, फिर पहाड़, ऐसे करके है, लगातार नहीं है। नदियाँ इसको काट छाट दिए, गोदावरी नदी, कावेरी नदी, कृष्णा नदी और सब पेनार नदी, ये सब नदियाँ इसको काट दी है। ध्यान दीजिए, सभी कोई बातों को समझिए, गौर करिए। अगर कहे कि किस काल में बना है? कैम्ब्रियन काल में। और ये वलित पर्वत और कुडप्पा भूसन्नति सिद्धांत से बनल है। 3 बात पर है। कौन समय में इसका निर्माण हुआ? तो कैम्ब्रियन काल, 16 गो एरा है जो कि शुरू से जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ तब से लेकर के अभी तक, उसी 16 एरा में अलग अलग समयों में पर्वत का निर्माण हुआ है। तो इस पर्वत का जो निर्माण हुआ है पूर्वी घाट पर्वत का, उसका नाम है कैम्ब्रियन काल। और ये जो कुडप्पा ने भूसन्नति सिद्धांत दिया है, तो उसी भूसन्नति सिद्धांत से इसका निर्माण हुआ। और इसमें हिमालय की तरह ये भी वलित पर्वत है। कौन पर्वत है? वलित। सबसे नया नया जो निर्माण हुआ है वलित पर्वत है। तो 3 बात बोलना है। किस पर्वत का उदाहरण है? वलित पर्वत का। कौन काल में ये पर्वत बनना? कैम्ब्रियन काल में। और किस सिद्धांत पर ये पर्वत का निर्माण हुआ है? कुडप्पा भूसन्नति सिद्धांत। ध्यान दीजिए, पूरे दक्षिण इस पूर्वी घाट की सबसे ऊंची बिंदु झिंडागड़ा है। जिसे उधर पढ़े थे ना कि पूर्वी घाट की, सब पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची बिंदु कुद्रेमुख, और दूसरा कलसुबाई, तीसरा महाबालेश्वर, ऐसा पढ़े थे। तो उसी प्रकार से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची बिंदु का नाम है झिंडागड़ा। क्या नाम है? 1690 मीटर है। कितना मीटर है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में यहाँ पर झिंडागड़ा है, झिंडागड़ा, ठीक है ना। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1690। और दूसरी सबसे ऊंची बिंदु है अरमाकोंडा। क्या नाम है? झिंडागड़ा के बाद कौन? अरमाकोंडा। 1680, 10 मीटर मात्र कम है। कौन? अरमाकोंडा। और तीसरी ऊंची बिंदु महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी पर्वत की सबसे ऊंची बिंदु महेंद्रगिरी, नाम है महेंद्रगिरी। और इस 1501 है। कितना है बोलिए तो? 1501। तो 3 को बोल देवे के है, एक झिंडागड़ा, अरमाकोंडा और महेंद्रगिरी। चलिए बोलिए तो क्या क्या बोलेंगे? झिंडागड़ा, अरमाकोंडा, महेंद्रगिरी, झिंडागड़ा, अरमाकोंडा और महेंद्रगिरी, झिंडागड़ा, अरमाकोंडा और महेंद्रगिरी, झिंडागड़ा, अरमाकोंडा और महेंद्रगिरी। और कितना मीटर ऊंचा है? एगो है 1690, एगो है 1680 अरमाकोंडा, और एगो है महेंद्रगिरी 1501। 1501 पहले से महेंद्रगिरी ही जानता था, लेकिन इधर खोज हुई है झिंडागड़ा और अरमाकोंडा की, तो ये दोनों ऊंचा है। और तमिलनाडु में जावरी पहाड़, दक्षिण ढलान में चंदन की जगह कावरी और पेनार नदी के बीच में जावरी पहाड़। देखिए, हम लोग पढ़े ना थे तुरंत यहाँ पर कि ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से शुरू होती है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से शुरू होती है यहाँ से कावेरी नदी, ठीक है। और यहाँ पर महाबालेश्वर से शुरू होती है कृष्णा नदी, ठीक है। तो ये कावेरी नदी, और इधर से हो गया ये कृष्णा नदी, ये हो गया कृष्णा नदी और ये कावेरी नदी। और इसके बीच में ध्यान दीजिएगा, ये हो गया कावेरी नदी, नीचे आ जाती है कर्नाटक, तमिल, आंध्र प्रदेश से हुए पेनार नदी। इसको कौन नदी कहते हैं? इसे पेनार। इसको कह दिए कावेरी। ये दोनों के बीच में वो पहाड़ है तमिलनाडु में, जिसे जावरी पहाड़ का। कौन पहाड़ कहते हैं? जावरी। और इसमें चंदन के लकड़ी बहुत ज्यादा मिलता है। तो कहेंगे कृष्ण, कावेरी नदी नीचे, पेनार नदी ऊपर, यानी कृष्णा और कावेरी के बीच में पेनार नदी, कृष्णा और कावेरी के बीच में पेनार नदी। तो पेनार और कावेरी के बीच में एक पहाड़ है तमिलनाडु में, जिसका नाम है जावरी पहाड़। क्या नाम है? जावरी पहाड़। और यहाँ चंदन के लकड़ी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। कौन लकड़ी बताइए? चंदन के लकड़ी।
और पूर्वी घाट में कांटेदार झाड़ियों को दुर्लभ प्रजाति को जेडन कोर्सर पाई जाती है। और आंध्र प्रदेश में विशेषकर इस एरिया में जो घाट है, जिसमें हम लोग पढ़े नल्लामलाई, पालीकोंडा, वेलीकोंडा पढ़े हैं ना, नल्लामलाई, पालीकोंडा, वेलीकोंडा, इसमें कटीला झाड़ीदार झाड़ी सब रहता है। ओकरा अंदर में छिप करके एगो पक्षी रहती है जिसका नाम है जेडर कोर्सर। जेरडन कोर्सर, क्या नाम है उसका बोलिए तो? जेरडन कोर्सर। और ये जानवर और से बचने के लिए कटा वाली झाड़ी में छिप जाती है कि उसमें अंदर में कोई ये नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, यह जेडन कोर्सर नाम का पक्षी है जो कटीली झाड़ी में जंगल में ही रहती है। उसका नाम क्या है? जेडन कोर्सर। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। कौन घाट में? पूर्वी घाट में। और इसी में जावरी और शिवराय पहाड़ी के आगे पूर्वी घाट पश्चिमी घाट विलीन हो जाती है। और जावरी पहाड़ी के जैसे नीचे आएंगे तो सेवराय की पहाड़ी, और इधर से ही मिल जाती है पश्चिमी घाट से। सलेम में पढ़े ना है सेवराय की पहाड़ी, सलेम जिला में कौन पहाड़ी? सेवराय की पहाड़ी, और वो मिल जाती है फिर पश्चिमी घाट में। और इस तरीके से इसकी कहानी खत्म हो जाती है। अब जानना है, जैसे घाट पर्वत पढ़ लिए, जैसे कैसे सह्याद्री पर्वत पढ़ लिए, तो पर्वत माने ऊंचा भाग, वैसे ये साइड के ऊंचा भाग पढ़ लिए। तब उसके बाद तटीय भाग पढ़ना है, तटीय भाग। जैसे जैसे तटीय भाग पढ़े थे हम लोग, इधर पढ़े थे हम लोग कोंकण, यहाँ से यहाँ केनरा, यहाँ से यहाँ मालाबार तक। ठीक उसी प्रकार से इधर हम लोग को जानना है, यह कन्याकुमारी से लेकर के और जहाँ पर कृष्णा नदी गिरती है, इस तट को हम लोग कह देते हैं कोरोमंडल तट। कौन तट कह देते हैं बताइए? कोरोमंडल। और कृष्णा नदी जहाँ गिरती है वहाँ, और गोदावरी नदी जहाँ गिरती है, इस तट को गोलकुंडा तट कहते हैं। कौन तट कहते हैं? गोलकुंडा। तो कोरोमंडल इसको गोलकुंडा तट कह दिए। और जहाँ पर से यहाँ से ऊपर वाला पूरा कलकत्ता को उत्तरी सरकार कहते हैं। तो बहुत बड़का बात नहीं है। गोदावरी नदी के ऊपर वाला को कहते हैं उत्तरी सरकार, और गोदावरी से लेके कृष्णा तक को गोलकुंडा, और कृष्णा से लेके कन्याकुमारी तक को कोरोमंडल। कौन कौन बोले? बोलिए सर। कोरोमंडल, और उसके बाद गोलकुंडा, और उसके बाद उत्तरी सरकार। बोलते रहेंगे, सुन, खाली एकदम देखते रहेंगे। कौन दुनिया में गुम है? दुनिया पूरा खाली है, शून्य है, कुछ नहीं है, ठीक है ना। शून्य मान लेना कि हम कुछ है ही नहीं। अगर खुश रहना है तो अपने ऊपर से बोझ को हटा देना पड़ेगा। बात समझ रहे ना, कि बड़ी जिम्मेवारी है, हमको वही करना होगा, वो करना होगा। सोच लीजिए मर जाइएगा तो कैसे करिएगा? माने मर गए, ठीक है ना, तब कैसे होगा? ठीक है, तो जैसे कि तैसे जैसे चल रहा है वैसे ही चल, दुनिया तो रुक नहीं जाएगा, दुनिया चलते रहेगा। इसलिए जो है एकदम मान लेना है कि हम मर गए, मान लेना है हम मर गए, ठीक है। और उसके बाद फिर हम किसी से कोई मतलब नहीं, ठीक है, किसी से कोई मतलब, हम अकेला, मेरा शरीर है, और हमको जो खुश रह के जीना है, और सारे काम को एकदम फ्री माइंड होकर के करना, ठीक है। तब उसके बाद आप खुश रहेंगे और पढ़ेंगे भी, ठीक है। घूमना, खेलना, कूदना, जो चीज़ सब चीज़ जब भूल जाइएगा तो सब चीज़ हासिल हो जाएगा। और सब चीज़ जब पकड़ के रख ले रहिएगा, सोचते रहिएगा इसे हुआ उसे हुआ, तब फिर गया, कहानी खत्म, ठीक है। तो जिंदा रह के भी मरल है, अच्छा पहले एक बार मर जाइए, ठीक है ना। अब उसके बाद मर जाइए, मतलब दिल से सोच निकाल दीजिए कि हम खत्म है, ठीक है। और उसके बाद आप जिए कि हम अकेला, हम किसी से मतलब, जो हो रहा हो जाएगा, को मरना है मर जाए, जो मार पीट रहा है कोई बात नहीं, हम सब भूल जाइए, ठीक है। तब इसको ध्यान दीजिए एकदम, तब बातों को बोलिएगा ना, तब भूल भाल के। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले यह कलकत्ता से लेकर के जहाँ गोदावरी नदी तक के तट को कौन तट कर देंगे? उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार तट। और बताइए गोदावरी से कृष्णा तक के तट को क्या बोल देंगे? गोलकुंडा तट। और कृष्णा से लेकर के बताइए, नहीं ठीक है, कृष्णा से लेकर के गोदावरी है, गोदावरी कृष्णा के बीच गोलकुंडा, और कृष्णा से यहाँ कन्याकुमारी तक के तट को कोरोमंडल तक। तो कोरोमंडल, उसके ऊपर गोलकुंडा, और उसके ऊपर उत्तरी सरकार। ध्यान दीजिए सभी कोई, इसमें जैसे हम लोग बंदरगाह 6 गो पढ़े थे पश्चिमी घाट में, पढ़े थे कि नहीं? 6 गो बंदरगाह, कौन कौन बंदरगाह पढ़े थे? कांडला, मुंबई, नहवा सुआ, मरमुगोआ, को मंगलुरु, कोच्चि। ठीक उसी प्रकार से कलकत्ता, पारादीप, पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है? उड़ीसा में। और यहाँ पर कोलेरू, नहीं इसको कहते हैं विशाखापत्तनम बंदरगाह। कौन बंदरगाह? विशाखापत्तनम। कोलेरू तो एगो झील पड़ेंगे यहाँ पर आंध्र प्रदेश में। ये कलकत्ता, पारादीप, और ये कह दिए विशाखापत्तनम। भारत के सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? विशाखापत्तनम। और ये चेन्नई, ये तुतीकोरिन, और ये नौर,
एनौर तुतिकोरिन, चेन्नई तुतिकोरिन एनौर, चेन्नई तुतिकोरिन एनौर, चेन्नई तुतिकोरिन एनौर। बोलिए तो कौन कौन? चेन्नई तुतिकोरिन एनौर, चेन्नई तुतिकोरिन एनौर, चेन्नई तुतिकोरिन एनौर। कहाँ पर? तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। चेन्नई तुतिकोरिन और एनौर, चेन्नई तुतिकोरिन और एनौर तमिलनाडु में हो गया। और ये हो गया विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, आई पारादीप उड़ीसा में, और ये हो गया कलकत्ता। तो 6 6 12 बंदरगाह देख लिए। विशाखापट्टनम सबसे गहरा है और इसके पीछे पहाड़ है जिसका नाम है डॉल्फिन नोज। इस पहाड़ का नाम क्या है? डॉल्फिन के नाक के तरह ही पहाड़ दिखता है बड़ा रूप में, तो इसको डॉल्फिन नोज पहाड़ी कहते हैं। और डॉल्फिन के आँख नहीं होता है, पता है ना। और ये बच्चा जन्म देता है, अंडा नहीं। तब मछली अंडा देता है, ये बच्चे जन्म देती है, स्तनधारी श्रेणी में आता है। डॉल्फिन मछली सब कोई देखे हैं, नहीं देखे हैं तो इधर से जाना है घूमते फिरते। अभी जो है धूप भी उधर लगेगा, ठीक है ना। और आराम से गंगा तट के नदी के बगल में चल जाना है, थोड़ा पानी मार लेना है पहले जाकर, क्या कर लेना। तब उसके बाद आराम से 10 मिनट आप गौर से देख, शांत होकर, दुनिया में सब टेंशन। और जो है आप देखेंगे तो जरूर जो है आपको डॉल्फिन मछली ऊपर में गौर से देखेंगे तो 10 मिनट में तो 3 4 को जरूर दिख, ठीक है ना। नहीं तो आप 10 मिनट देखते ही नहीं है, ध्यान इधर उधर कर देते हैं। तो कैसे? ध्यान इधर उधर नहीं करना है, एकदम सीधा देखना है, ठीक है। तो जरूर आपको जो है दिखाई देगा। हम रोज जाते हैं, ठीक है ना। और सुबह सुबह जो टहलने फिरने, ठीक है। तो जब से नहीं जाते तो आराम से बहुत यहाँ पर खड़ा होने से चक्कर आ जाता, समझ रहे हैं ना। एक लिखना पढ़ना, इस समय आपका टेस्ट वेस्ट भी उतना नहीं ले रहे हैं। तो टेस्ट लेते थे 6 6 घंटा 7 7 घंटा, जो समय है लिखते रहना है, पढ़ते रहना है। लेकिन अब कहे जीना है बरसों, बात समझ रहे हैं ना। और एकदम फ्री होकर के रहना है, और जितना होगा उतने काम करना है, नहीं होगा छोड़ देना है, बात समझ रहे हैं ना। लेकिन टेंशन लेके कोई काम नहीं कर, ठीक है। फ्री रह के जितना होता है 5 1 घंटा 6 घंटा, लेकिन शरीर पूरा फिट रहना चाहिए, एकदम खांसी भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। इस टाइप तो थोड़ा व्यायाम करिएगा, दौड़ धूप करिएगा, एक्सरसाइज करिएगा तो शरीर फिट रहेगा, फुर्ती में रहिए, ठीक है ना। अभी तो ऐसे एज कम है तो नहीं, तो थोड़ा सा हमारा एज में आइएगा 4 5 साल बाद, जैसे 7 साल बाद, तो थोड़ा मोड़ा धीरे धीरे जो है शरीर की एक्टिविटी, थोड़ा ये सब एक्सरसाइज व्यायाम करना पड़ेगा, भी नहीं करिएगा तो काम चलेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो आप जाएंगे देखेंगे तो हमको तो दिखाई दे देता है, ठीक है ना। तो आपको भी दिखाई दे देगा, ऐसा थोड़ी है कि हमरे लिए वो आता है आपके लिए नहीं आएगा, ठीक है ना। 10 मिनट एकाग्र होकर के पहले तो देखिए तो सही, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो ये डॉल्फिन जो है यह डॉल्फिन नोज पहाड़ी कहेंगे, वह किसके पीछे है बताइए तो? यह विशाखापट्टनम के पीछे है। और हम लोग पढ़ते हैं झील 3 गो इधर, पुलिकट, चिल्का और कोलेरू। पुलिकट, चिल्का और कोलेरू। तो पुलिकट उड़ीसा में, ठीक है ना। कोलेरू नहीं, पुलिकट तमिलनाडु में, और ये कोलेरू आंध्र प्रदेश में, और चिल्का उड़ीसा में। चिल्का भारत की सबसे बड़ी जो है झील है। सबसे बड़ी झील भारत की कौन? चिल्का झील, खारे पानी की झील है, सबसे बड़ी। ये कहेंगे सबसे अधिक खड़ापन के झील के है तो कहेंगे सांभर झील, माने जिसका पानी सबसे ज्यादा नमकीन है। लेकिन कहेंगे कि सब खारे पानी की बड़ा झील कौन है? तो चिल्का झील। और मीठे पानी की बड़ी झील बुल्लर झील। तो पढ़े ही है किस नदी के किनारे? झेलम नदी के किनारे। तो चिल्का झील उड़ीसा में हो गया, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में हो गया, और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश में 82%, 84%, और 16% तमिलनाडु, दोनों में है पुलिकट। ये सब बनल कैसे है? समुंदर का पानी एक अंदर में आता था, समुद्री पानी था, समुंदर का पानी आ रहा था अंदर तक में, माटी तक में चला जा रहा था, फिर आ रहा था, माटी में चला जा रहा था। धीरे धीरे इधर से काट छाट होते 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 जो है, और इधर से रास्ता बंद हो गया। अंदर तक जो पूरा जो पानी जो गया था फेरा गया, और वो पूरा गड्ढा बन गया था पूरा। वो तो गड्ढा में पानी स्टोर के स्टोरे रह गया, इधर से रास्ता बंद हो गया, तो वह पानी समुंदर तक नहीं जाता है। तो जो पानी समुंदर तक ना जाए उसे झील कहते हैं। और ऐसे समुद्र के कारण ही ऐसे तटीय झील बना, ऐसे समुद्र तटीय झील को लैगून झील कहते हैं। ऐसे समुद्र तटीय झील को कौन झील कहते हैं? लैगून झील। तो यही जो है इसे लैगून झील है, ठीक है ना। कौन कौन? चिल्का झील उड़ीसा का, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश का, और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का। अधिकांश विस्तार आंध्र प्रदेश में, थोड़ा विस्तार तमिलनाडु में। कौन झील के? पुलिकट झील। और याद रखिए चिल्का झील
पुरी जिला में चंद्रभागा समुद्र तट के कोणार्क सूर्य मंदिर से 3 किलोमीटर दूर है। उड़ीसा में पुरी जिला में स्थित चंद्रभागा समुद्र तट वो है कोणार्क मंदिर के 3 किलोमीटर पूरब में, और ये ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त है और इसके पर्यावरण को मैंने अच्छा समुद्र तट, साफ समुद्र तट होने के कारण को सर्टिफिकेट मिला हुआ है। एक तट का नाम है जिसका नाम है चंद्रभागा समुद्र। कौन तट नाम है इसका? और ये पूरी जिला है, पूरी सब्जी नहीं, पूरी, ठीक है ना, जिला है। और उसमें जो एक कोणार्क मंदिर है, सूर्य मंदिर कहते हैं, कौन? कोणार्क मंदिर। उड़ीसा के पुरी में कोणार्क मंदिर है, उस कोणार्क मंदिर से 3 किलोमीटर तट है, का नाम है चंद्रभागा समुद्र तट, जिसको ब्लू फ्लैग प्रमाणन सर्टिफिकेट मिला है। ब्लू, ब्लू मतलब नीला जल, जल को ब्लू रंग में चिन्हित करते हैं। तो ब्लू प्रमाणन, ब्लू फ्लैग प्रमाणन सर्टिफिकेट पाने वाला भारत का एक समुद्र तट, उसका नाम क्या? चंद्रभागा समुद्र तट। कहाँ है? पुरी जिला के कोणार्क के 3 किलोमीटर दूर, माने पूरब में। और लैगून तो पढ़िए लिए कि समुद्र तट का पानी पहले से स्थल में आता था, लेकिन अब बालू और के कारण ये घिर गया। अब इस समुद्र का जो ये पानी आ रहा था अब नहीं जा पाएगा, तो ऐसे झील को हम लोग लैगून झील कहते हैं। क्लियर है ना? अब जान लेना, तो ये खत्म हो गया। इधर से पूर्वी तट भी बहुत बड़का बात पढ़े नहीं, चलिए रिवीजन कर लेते हैं। ये महानदी से लेकर के बैगाई नदी तक पर इसको पूर्वी घाट कहते हैं। पूर्वी घाट को जो है उड़ीसा से लेकर के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से लेकर कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ है, जिसमें महेंद्रगिरी की पढ़ाई है, नल्ला मलाई है, पालीकोंडा है, वेलीकोंडा है, पचमलाई है, सेवड़ाई की पहाड़ी है। इसकी सबसे ऊंची बिंदु झिंडागढ़ा है जो आंध्र प्रदेश में पड़ते हैं, दूसरी अरमाकोंडा है और तीसरी महेंद्रगिरी है। और इसी में जो है एक हम लोग पढ़ेंगे तो पेनार नदी, कावेरी नदी के बीच में जो है जावरी पहाड़ है, जावरी पहाड़ में चंदन का पेड़ देखने को मिलता है। फिर इसी में जेडन कोर्सा नाम की पक्षी रहती है जो कि झाड़ी में छिपा रहती है। जेडन कोर्सर की पक्षी है जो कि झाड़ी में छिपी हुई रहती है। इसकी ऊंचाई मतलब इसकी 31 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी ऊंचाई पूर्वी घाट के पश्चिमी घाट की अपेक्षा में कम है। और पूर्वी घाट में नीचे जो सेवड़ाई पहाड़ी है जाकर के पश्चिमी घाट से जाकर के मिल जाती है। इसमें हम लोग पढ़े कि कौन कौन तट है, तो तट पढ़े कि कन्याकुमारी से लेकर के और इधर कावेरी नदी के तट को कोरोमंडल और गोदावरी के तट को गोलकुंडा, इसके ऊपर को उत्तरी सरकार कहते हैं। और इधर में बंदरगाह जो एक कोलकाता बंदरगाह है, पारादीप है, और विशाखापत्तनम बंदरगाह है, चेन्नई बंदरगाह, तुतीकोरिन है, एनौर है। 3 गो झील पड़े, जिसमें पड़े चिल्का झील, कोलेरू झील और एक पड़े पुलिकट झील। ये सभी लैगून झील का उदाहरण है। और जो विशाखापत्तनम है वह जो है उसके पीछे में डॉल्फिन नोज पहाड़ी है और एक चंद्रभागा समुद्र तट है जिसको ब्लू फ्लैग प्रमाणन सर्टिफिकेट मिला हुआ है। इतने ना है। अब हम लोग को जानना है अंडमान निकोबार के बारे में। तो देखिए ये जो है अंडमान है और ये निकोबार है। ये अंडमान निकोबार में 572 गो, मतलब जो 572 गो छोटा छोटा टापू है। आई लक्षद्वीप में जो है ऐसा ऐसा छोटा छोटा टापू निकला हुआ 36 गो है। इधर कै गो है? 572 गो। और ये टापू है जो कि भारत का है और दोनों केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार पहले पढ़ते हैं। या 38 गो द्वीप में मात्र आबादी है, आबाद है, इसमें से लगभग 38 द्वीप आबाद है। 572 छोटे छोटे द्वीप है, माने 38 गो द्वीप आदमी रहता है, आबादी बसल है। और 6 डिग्री से लेके और 14 डिग्री उत्तर के बीच है। इसको कह देते हैं 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के और ऊपर में जो है 14 डिग्री तक फैला हुआ है। चलिए बोलिए सभी को ध्यान दीजिए, कितना से कितना? 6 डिग्री से लेकर के और 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश में। देशांतर कहते हैं यहाँ से यहाँ कितना है। तो इधर वाला जो है 92 से लेके 94, 92 डिग्री ईस्ट पूरब में भारत है, इसे ना ऐसा। तो भारत इधर है, यहाँ पर है भारत। तो भारत इधर पूरब हो गया, इधर हो गया पश्चिम, ठीक है ना। तो पूरब में भारत है, चलिए ईस्ट कहेंगे। 92 डिग्री ईस्ट से लेकर के ई है 92 से लेके आई कितना हो जाए, यहीं पर अंडमान निकोबार है। 92 से लेकर के और कितना 94 पूर्वी और 6 से 14 उत्तरी और 92 से 94 पूर्वी भाग में है भारत, भारत का अंडमान निकोबार। और इसी में अंडमान निकोबार है, दोनों को अलग करने वाला जो है अलग अलग जो है 10 डिग्री। देखिए इसमें कुछ विभाजक लाइन का नाम याद करना पड़ेगा। जैसे कौन कौन विभाजक लाइन का नाम याद करेंगे तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर गौर करिए सभी कोई। ये जो है अंडमान है और ये नीचे वाला है निकोबार। ये अंडमान और ये नीचे वाला है निकोबार।
तो ये अंडमान को पूरा निकोबार से अलग करने वाला, ये अंडमान और ये निकोबार को अलग करने वाला इस अक्षांश रेखा का नाम है 10 डिग्री की अक्षांश रेखा। जैसे ये 6 डिग्री है, जैसे ये 6 डिग्री है और ये 14 डिग्री है, तो ये कै डिग्री है? 10 डिग्री। तो 10 डिग्री की चैनल अलग उत्तरी अक्षांश रेखा अलग करती है अंडमान को निकोबार से। इस अंडमान में देख लीजिए, ऊपर वाला का नाम है उत्तरी अंडमान, यह मध्य अंडमान, ये दक्षिण अंडमान, उत्तर मध्य दक्षिण। और अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर जो है, यह जो है दक्षिणी अंडमान में अवस्थित है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, बताइए कौन अंडमान में अवस्थित है क्या? और इसी का नाम अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो पोर्ट ब्लेयर का ही नाम श्री विजयपुरम किया गया है। चलिए ध्यान दीजिए, तो कौन कौन हो गया बताइए? तो उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिण अंडमान। और बताइए, और नीचे में एक और हम लोग अंडमान पढ़ेंगे जिसका नाम है लिटिल अंडमान। नीचे वाला का नाम क्या है? एक और लिटिल अंडमान। तो दक्षिण अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, मध्य अंडमान और उत्तरी अंडमान, और उसके सबसे नीचे लिटिल अंडमान। अंडमान निकोबार को अलग करने वाला बताइए कै डिग्री की चैनल है? 10 डिग्री की। अंडमान निकोबार को अलग करता है कै डिग्री की चैनल? 10 डिग्री की। अंडमान निकोबार को अलग करता है कै डिग्री बताइए? तो 10 डिग्री। यही उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, लिटिल अंडमान, इसी की राजधानी कौन सी? पोर्ट ब्लेयर। इसका नाम क्या किया गया है? श्री विजयपुरम। क्या नाम किया गया है? श्री विजयपुरम। और ये जो है लिटिल अंडमान है। तो कहेंगे दक्षिण अंडमान दक्षिण में है कि लिटिल अंडमान दक्षिण में है? लिटिल अंडमान दक्षिण में है। दक्षिण अंडमान से भी नीचे कौन है? लिटिल अंडमान। तो ये दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच वाला जलीय क्षेत्र का नाम दिया गया है डंकन जलमार्ग। क्या नाम दिया गया इसका? डंकन पास या डंकन जलमार्ग। यही अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला कै डिग्री की चैनल? 10 डिग्री की चैनल। दो बात अलग करने वाला याद रखना है। अंडमान निकोबार को अलग करने वाला 10 डिग्री की चैनल, और अंडमान के दक्षिण अंडमान लिटिल अंडमान को अलग करने वाला डंकन जलमार्ग। भारत का सबसे जो है ऊंचा जो है 572 में जो है सबसे उत्तरी जो द्वीप का नाम है कोको द्वीप। क्या नाम है बोलिए तो? और इसका नाम है लैंडफॉल। तो भारत ने जब म्यांमार से, म्यांमार है से दोस्ती था, तो जवाहरलाल नेहरू ने कोको द्वीप इसको दे दिया कि रहो, खाओ पियो ऐश करो, मस्ती से रहो। ठीक है ना? किसको दे दिया बताइए तो? म्यांमार को। अब म्यांमार जब से दोस्ती रहा तब तक ठीक है, और जब एगो बात नहीं माने, किसी से दोस्ती करवे मत करे, अकेला रहिए। समझ रहे हैं ना? बोलिए बताइए, सबसे खुश होकर के, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं, लेकिन किसी पर न भरोसा विश्वास, सब कुछ नहीं। ठीक है? मतलब जो है ऐसा नहीं कि रखिए, लेकिन जो है अकेला कोशिश करिए कि लगाव तो नहीं रखना है किसी से, अकेला रहना है। ठीक है ना? तो ध्यान दीजिए, नहीं तो क्या होगा, जब तक दोस्ती रहेगा सब ठीक ठाक रहेगा। ये को बात नहीं मानिएगा तो दोस्ती दुश्मनी में बदल जाए। खाली इतना बात नहीं मानिएगा, घूमने नहीं चलेगा, नहीं जाएंगे तो जाओ दोस्ती। ठीक है? तो समझिए, ये जो है एक बात नहीं माना, तो ये जो है कोको द्वीप जो है कहा कि चलो अब जो है यहाँ पर थोड़ा दुश्मन के बैठाते हैं। और जब दुश्मनी होता है, नहीं बात माने, तो वह जो है आपके सब बात को जान रहा होता है, तो आपको मेरे दुश्मन से जाके मिलेगा वो। ठीक है ना? इसीलिए काहे के दोस्ती दोस्ती करवे मत करिए। ठीक है? तो ध्यान दीजिए, यह जो है चीन से जाके मिल गया, और चीन के पूरा जो है निगरानी तंत्र यहाँ पर बम बारूद गोला यहाँ पर बैठवा दिया। समझ रहे हैं ना? तो ध्यान दीजिए, यह है कोको द्वीप, किसका है? म्यांमार का। आई किसको दे दिया है? चीन को दे दिया है भाड़ा पर। ठीक है? ध्यान दीजिए, लैंडफॉल और भारत का उत्तरी द्वीप कौन है? लैंडफॉल। लैंडफॉल और कोको को अलग करने वाला जल मार्ग है, जिसको हम लोग कह देते हैं कोको स्ट्रेट। कोको स्ट्रेट, कोको जल संधि। इसको अलग करता है कोको को म्यांमार के और लैंडफॉल से। पहले कोको भारत का ही था, तो भारत का सबसे उत्तरी द्वीप अब कौन हो गया है? लैंडफॉल द्वीप। ठीक है ना? अब इसमें जानना है कि सबसे ऊंचा बिंदु कोई ना कोई तो होगा, मैंने ऊपर उठल है 572 को, तो सबसे ऊंचा कौन है? तो उसका नाम है उत्तरी अंडमान में सैडल पिक। क्या नाम है? सबसे ऊंची बिंदु है ये जो 738 मीटर ऊंचा है। और ये निकोबार, दूसरी ऊंची बिंदु यहाँ पर है, वो ऊपर है वो नीचे, यहाँ पर है। इसका नाम है सैडल पिक माउंट थुलिया या थुलियर, माउंट थुलियर। ठीक है? और ये है 642 मीटर ऊंचा। ठीक है ना?
तो ध्यान दीजिए, दो ऊंची बिंदु, कौन कौन ऊंची बिंदु पर है बताइए। सबसे सैडल पीक कितना, 738 मीटर सैडल पीक की। माउंट थुलिया या थुइलर, थुइलर लिखा है, माउंट थुइलर की कितना, 642 मीटर। क्लियर है ना। सबसे अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची बिंदु बोलिए तो कौन है, सैडल पीक। सैडल पीक की ऊंचाई कितनी है, 738। माउंट थुलियर, थुलियर की ऊंचाई कितनी है, 642 मीटर। अब 5 ऊंची बिंदु याद रखना है। एक डियो वाली है, कोयोबो है और मणिपुर है। डियो वाली, कोयोबो और मणिपुर। तो देखिए ये है मध्य अंडमान, और मध्य अंडमान के सबसे ऊंची बिंदु माउंट डियो वाली, क्या नाम है बोलिए तो, माउंट डियो वाली। और दक्षिण अंडमान में 2 ऊंची बिंदु है, एक है कोयोबो, कोयोबो, और एक और ऊंची बिंदु है जिसका नाम है मणिपुर, माउंट मणिपुर। ऐसे इसका पुराना नाम जो है ये हैरियट। तो देखिए बहुत बड़का बात है नहीं। सबसे ऊंची सैडल पिक 738 मीटर, दूसरा थुइलर चाहे माउंट थुइलियर, इसका 642, जो निकोबार की ऊंची बिंदु है, सबसे नीचे निकोबार है। और ये उत्तरी अंडमान में सैडल पिक। तीसरी ऊंची बिंदु मध्य अंडमान में डियो वाली। चौथी ऊंची बिंदु कोयोबो दक्षिण अंडमान में। पांचवी ऊंची बिंदु माउंट मणिपुर, को हैरियट पहले बोला जाता था। ठीक है ना। तो ये जो हो गया 5 ऊंची बिंदु का, कितना कितना है उसको देख लिए। 2021 में नाम बदला माउंट हैरियट का माउंट मणिपुर। और सेलुलर जेल जिसे काला पानी की सजा मिलती थी, वो पोर्ट ब्लेयर में है, वहीं श्री विजयपुरम में। सेलुलर जेल एक बड़े जो क्रांतिकारी होते थे, जो बहुत साथी टाइप का, बहुत कहीं से भी निकल जाए, बहुत पॉपुलर, वो सबको इधरे भेजा जाता था। काले पानी की, काले पानी इसलिए क्योंकि इसी के बगल में बैरन और नारकोंडम दूगो जो है ज्वालामुखी है। यहाँ पर जो है इतना आग धुआं निकलता है कि यहाँ के अगल बगल का पानी काला है, शुरू में इतना निकला इसमें, इसलिए इस काले पानी क्षेत्र में भेज देना इसको बोला जाता है काले पानी की सजा। ये नहीं काले पानी की सजा की मतलब कि हम काला दाब करके पानी पिलाया जाएगा, उसे नहीं बोलेंगे। काले पानी की सजा मतलब काला पानी वाला क्षेत्र में भेज देना। और उस जेल का नाम था कौन सी, सेलुलर जेल। कौन जेल है, सेलुलर जेल। तो ध्यान दीजिए पोर्ट ब्लेयर में श्री विजयपुरम में अवस्थित है। और इसी में हम लोग को जानना है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के हैवलॉक द्वीप 2018 नाम बदल के स्वराज द्वीप रखा गया है। हैवलॉक द्वीप का नाम बदल करके, इसमें जो 572 को द्वीप है ना, वहीं में एगो द्वीप का नाम कौन सी है, हैवलॉक। हैवलॉक का नाम चेंज होके क्या हो गया है, स्वराज, 2018 में। और रॉस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। इसमें एक और द्वीप का नाम, द्वीप कौन है 572 को में, रॉस द्वीप। जब में 38 को पर आता है तो 38 को में एगो रॉस द्वीप है, रॉस द्वीप का नाम बदल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। एक और द्वीप का नाम बदला गया है, विल द्वीप समूह का नाम शहीद द्वीप रखा गया है। विल द्वीप समूह का नाम शहीद द्वीप, हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज, और रॉस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस। चलिए बोलिए, हैवलॉक का नाम क्या, स्वराज, हैवलॉक स्वराज, हैवलॉक स्वराज। रॉस नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, और विल द्वीप समूह का नाम रख दिया गया है शहीदी द्वीप। शहीदी द्वीप, स्वराज द्वीप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, ये 3 गो नया नया द्वीप बना है। हैवलॉक का नाम चेंज हुआ है स्वराज द्वीप, विल द्वीप का नाम शहीदी द्वीप, रॉस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। क्लियर है इतनी बातें। और अंडमान निकोबार में 21 गो अभी भी जो बड़े जो द्वीप है जिसका नाम नहीं दिया गया था 572 गो में, उनमें 21 गो के नाम परमवीर चक्र जो जीता हुआ है सेना के दिया जाता है वीरता के लिए, उसके अलग अलग जिसको परमवीर चक्र दिया गया था उसके नाम पर उस द्वीप सबका नाम पड़ा। ठीक है ना। तो 21 गो द्वीप का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखे गए हैं। और अभी हम लोग पढ़े ना कि पुलिकट झील जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। तो ये कैसे बना, ये समुंदर के पानी आता था, बीच में जो है समुंदर में मूंगा नाम की जीव पनपती है अरबों संख्या में एक बार में, और 1 डेढ़ महीना में इसकी मृत्यु हो जाती है। और एक शरीर में पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, जब मर जाता है तो नीचे जा करके जो है सब गल जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं गल, वो पत्थर के रूप में रह जाता। ऐसे जो है अरबों पत्थर नीचे गिर गया, फिर अरबों पत्थर, फिर अरबों, ऐसे करते करते ऊपर में जो है इस झील को बंद कर दिया, पानी के आने के रास्ता को बीचे में उठे। ठीक है।
और ये बंद हो गया। और उसी ऊंचे हुए जो है जगह में एक लंबा नहीं रहता है, चौड़ा भी रहता है कि बहुत सारा। तो उस एरिया में एक शहर बसा है आज, श्रीहरिकोटा शहर, मूंगे की चट्टान पर बसा। कौन सा है? श्रीहरिकोटा। और ये घिरा गया तो ये झील हो गया कौन? पुलिकट झील, उसी से घिराया है तो झील बना। और यहीं पर श्रीहरिकोटा में अंतरिक्ष केंद्र स्थापित किया गया है। इसरो जानते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी, उसकी मुख्यालय बेंगलुरु में है। माने बनती है सब जो है अंतरिक्षयान वगैरह बेंगलुरु में, बन के उसको छोड़ा जाता है अंतरिक्ष में, तो बेंगलुरु से नहीं छोड़ दिया जाए, उसको समुद्र के तट के किनारे लाया जाता है, श्रीहरिकोटा में लाया जाता है। और श्रीहरिकोटा भी बहुत बड़ा एरिया है, उसमें एगो जगह जहाँ से छोड़ा जाता है, सेंटर का नाम है श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। क्या नाम रखा गया है उसका? श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। और वहीं से छोड़ा जाता है। श्रीहरिकोटा स्थित श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भारत का स्पेस सेंटर है, जहाँ से अंतरिक्षयान छोड़े जाते हैं, इसरो का स्पेस सेंटर। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। तो हम लोग इस बातों को पूरा जाने, ठीक है, और बाकी कल इसको पूरा समाप्त करेंगे और आगे नया चैप्टर भी शुरू करेंगे। तो पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और जितना भी पढ़े इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। घरे जाके नहीं पढ़िएगा तो क्लियर नहीं, यहीं बता दिए ना। घरे जाके 20 मिनट रीडिंग दीजिएगा, अच्छा से पढ़िएगा, लिख लिख सब बात समझ में आएगा कि क्या कह रहा है, क्योंकि अभी सुने हैं। आप गए छोड़ दिए तो फिर जीरो पर आ जाइएगा। घरे जाके पढ़े के है कम से कम आधा घंटा।